In progress. तुममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अरे ये ठीक है। विश्व में लगभग 6-7 अरब लोगों की जनसंख्या होगी। भारत में अभी 140 करोड़ जनसंख्या कहते हैं। अगर केवल भारतीय शिक्षा की ही बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा होगी कैसे? अभी तो ये चल रहा है कि सबको एक ही समान एक ही स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करो, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, ये स्वाभाविक नहीं है। 140 करोड़ लोगों की स्थिति, 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता, 140 करोड़ लोगों की क्षमता, ये सब एक जैसा कैसे हो सकता है? इसलिए शिक्षा में जैसे जीवन में एक रूपता संभव ही नहीं है, उसी प्रकार से शिक्षा में भी एक रूपता तो संभव ही नहीं होती है। ये मूल नियम है। परंतु आज जो शिक्षा का कामकाज चल रहा है उसमें एक समान शिक्षा अर्थात एक रूपता वाली शिक्षा ऐसा ही चल रहा है। फिर वो प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, विश्वविद्यालय हो तो भी, और IIT IIM जैसे संस्थान हो तो भी। हाँ, कोई कहीं पर भी सबको सबको मौका है, सबको अवसर है, सबके लिए सब चाहिए। तो गांव-गांव में भी कॉलेज शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे स्थानों पर भी विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। तो जो जहां जैसा हो सबके लिए एक रूपता, एक रूप शिक्षा, ऐसा जो विचार है वही मूल में गलत है। गलत इसलिए कि वो असंभव है, अस्वाभाविक है। तो हमको किस लाइन पर विचार करना चाहिए? यदि हम 140 करोड़ लोगों का जीवन देखेंगे तो इसमें हम 3 स्तरों पर जीते हैं। पूरे समाज की एक साथ बात करें तो हमारा जीवन, अगर हमारा भी जीवन हो, व्यक्तिगत हो या इतना देशव्यापी हो, 3 स्तरों पर चलता है। एक होती है हमारी मटेरियल लाइफ, माने भौतिक जीवन होता है, जिसमें हमारी सारी जीवनोपयोगी वस्तुएं, व्यवस्थाएं आदि सभी की बात आती है। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है, वाहन है, सड़कें हैं, हमारे भवन हैं, वस्त्र है, पात्र हैं, फर्नीचर हैं, जितनी भी ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं। तो एक हम भौतिक जीवन जीते हैं। दूसरा हमारा भाव जीवन होता है, यानी हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, इनके आधार पर बने हमारे संबंध होते हैं, हमारी दृष्टि होती है, हमारा मानस होता है, हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार के पीछे हमारी जो भावना होती है वो सारा हमारा भावात्मक जीवन है। और तीसरा होता है हमारा बौद्धिक जीवन। बौद्धिक जीवन माने हम सिद्धांतों की बातें करते हैं, हम विचारधाराओं की बात करते हैं, फिर हम जीवन दृष्टि की बात करते हैं। ऐसे 3 स्तरों पर
हम जीते हैं, फिर वो भारत के हो या किसी और देश के भी हो। ऐसे 3 स्तरों पर जो हमारा जीवन होता है, उनका सूत्र संचालन, उनके लिए प्रेरक हमारी जीवन और जगत को देखने की दृष्टि और उसके आधार पर बने सिद्धांत और जीवन मूल्य होते हैं। ये आपके भौतिक जीवन में भी आधारभूत तत्व का काम करते हैं, भावात्मक जीवन में भी आधारभूत तत्व का काम करते हैं। ये जीवन दृष्टि अनुभूति के आधार पर फिर शास्त्रों की रचना करती है। तो शास्त्रों में सिद्धांत होते हैं, शास्त्रों में थियरीज होती हैं, शास्त्रों में प्रिंसिपल्स होते हैं, शास्त्रों में संकल्पनाएं होती हैं। ऐसा ये बौद्धिक आयाम हमारे जीवन का होता है। ये बुद्धि से समझने वाली बातें हैं। परंतु हमारा जीवन तो कृति के आधार पर चलता है और भावनाओं के आधार पर चलता है। ये दोनों ही हमारे व्यवहार जीवन है, भावात्मक हो या कृत्यात्मक हो, भौतिक हो या भावात्मक हो। ये तो व्यवहार के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर चलता है, सिद्धांत के आधार पर नहीं चलता। सिद्धांत व्यवस्थाओं में ओतप्रोत रहते हैं, सिद्धांत व्यवहार में ओतप्रोत रहता है। जीवन दृष्टि कोई अलग से एक कृति नहीं होती, जीवन दृष्टि कोई अलग से एक व्यवस्था नहीं होती, सिद्धांत कोई अलग से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ नहीं होता कि चलो आज रोटी के साथ ये सिद्धांत खाया जाए या भात के साथ ये सिद्धांत खाया जाए या यहाँ इसको सजाया जाए, ऐसा नहीं होता। सिद्धांत व्यवहार और व्यवस्थाओं में ओतप्रोत रहते हैं, अनुस्यूत रहते हैं। तो इसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है? सिद्धांतों की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा तो हमें समझ में आती है, परंतु शेष 2 कैसे होती है? तो भावात्मक जीवन के लिए कलाओं का और कारीगरी का, माने एक 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 शब्द में कहे तो कलाओं का आविष्कार किया गया है। भावात्मक संबंधों के आधार पर हमारे संबंध, हमारे हमारे एक दूसरे के साथ का व्यवहार और उसके लिए की गई व्यवस्थाएं, ये सब होता है। तो उसमें हमारे भाव जगत को, हमारे भावात्मक व्यवहार को प्रेरित करने वाला बहुत बड़ा साहित्य होता है। कौन हमको सिखाता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? हाँ, सिद्धांत बताया गया, परंतु भाव जगत में वह पहुंचेगा कैसे? तो गीत के माध्यम से पहुंचेगा, कहानी के माध्यम से पहुंचेगा, कथाओं नाटकों के माध्यम से पहुंचेगा। में हमारे मन में जो भाव है वो व्यक्त कैसे होता है? तो चित्र के माध्यम से पहुंचता है, फिर उसको हम व्यवहार में, व्यवस्था में लाते हैं तो वस्त्रों में डिजाइन बनता है, आंगन में रंगोली बनता है, कढ़ाई बुनाई होती है, दीवारों पर पेंटिंग्स होती हैं या हमारे फर्नीचर की आकृति होती है, और उसमें हम ये सारी भावनाएं और जीवन मूल्य जो भावनाओं के द्वारा व्यक्त होते हैं, ऐसे होते हैं। तो हमारे रंगोली भी ऐसे होंगी, चित्र भी ऐसे होंगे, फर्नीचर भी ऐसा होगा, उसकी कारीगरी भी ऐसी होगी, दीवारों का सुशोभन भी वैसे ही होगा। उस प्रकार से काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास ये भी ऐसे ही होंगे, जिसमें शास्त्र में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जीवन मूल्यों के सूत्र दिए गए हैं, वही व्यक्त होंगे। तो हमारा अगर साहित्य, ये इसको एक शब्द में हम साहित्य कहेंगे, जिसमें काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास आदि सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो हमारा साहित्य जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, ये शिक्षा है। शिक्षा के लिए ये साहित्य, भावात्मक शिक्षा के लिए
मानस निर्माण करने के लिए, व्यवहार में ओतप्रोत होने के लिए, व्यवस्थाओं में भी ओतप्रोत होने के लिए हमारा साहित्य का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास होता है। साहित्य साहित्य हम लिखित रूप को कहते हैं, परंतु वही व्यक्त होता है नाटकों में, और आज के समय में कहें तो फिल्मों में, धारावाहिकों में ये व्यक्त होता है। ये बात हमारी समझ में आने वाली बात है, इसको कोई बहुत विस्तार से कहना चाहिए ऐसा तो नहीं है। अब ये साहित्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लोक साहित्य, माने जो साहित्य के बारे में है वही कलाओं के बारे में भी है, वही हमारे भवन रचना के बारे में भी है, उसमें जो व्यक्त होता है वो सारे हमारे परिसर में सर्वत्र जो प्रस्तुत होता है उसके दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। एक है लोक साहित्य, दूसरा है अभिजात साहित्य। मैं शास्त्रीय सवांग्मय की बात नहीं कर रही हूँ, अभिजात साहित्य और लोक साहित्य। लोक साहित्य साधारण रूप से जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कारीगर वर्ग हैं, ऐसे लोगों को अपील करता है। अभिजात जो नगरों में रहते हैं और उच्च विद्या विभूषित हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हैं। तो एक अभिजात वर्ग होता है, एक लोक होता है। तो अभिजात साहित्य, अभिजात संगीत और लोक संगीत, अभिजात कथाएं और लोक कथाएं, अभिजात कलाएं और लोक कलाएं, ऐसे इसके दो भाग होते हैं। वो दो भाग लोक की अपनी अपनी जो जीवन शैली है, अपना अपना जो परिसर है, अपनी अपनी जो स्थिति है, अपने अपने जो व्यवसाय हैं, उनको लेकर होते हैं। उच्च नीच का कोई इसमें हिसाब नहीं होता। अभिजात साहित्य माने श्रेष्ठ और लोक साहित्य माने थोड़ा कनिष्ठ, ऐसा नहीं होता। परंतु उनकी बोली, उनके वेशभूषा, उनके व्यवसाय, उनका परिसर आदि सबको लेकर वो लोक गीत, लोक कला होता है। और अभिजात ये उनके जैसा होता है। परंतु साहित्य और कला और तत्सम जितने भी होते हैं, उसमें उसके माध्यम से लोगों के भावात्मक जीवन को व्यवस्थित करने का, प्रेरित करने का, शिक्षित करने का काम साहित्य करता है। और तीसरा, स्थूल जीवन को रेगुलेट करने का, नियमन में रखने का, कंट्रोल करने का काम व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है, तो कारीगरी के माध्यम से होता है, उद्योगों के माध्यम से होता है। हमारी भौतिक वस्तुएं जो उपयोग के लिए हैं, उनका वो किस रूप की होंगी, ये हमारा शास्त्र बताता है। तो हमारे वस्त्र सूती ही होंगे, हाथ से बने हुए ही होंगे, प्राण ऊर्जा से बनाए गए प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित ऐसे यंत्रों से ही होंगे। ये कौन कहता है? ये जीवन दृष्टि कहती है, ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं नॉट अलाउड, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पेट्रोलियम नॉट अलाउड। शास्त्र कहेंगे पेट्रोल से, डीजल से चलने वाले वाहन नॉट अलाउड। शास्त्र कहेंगे ऐसी 16 लेन सड़कें जो सीमेंट और कंक्रीट और डामर से बनी है, नॉट अलाउड। तो उसको नियमन में रखने का काम ये करते हैं। हमारे भवन रचना में सीमेंट, लोहा, सनमाइका आदि सब का प्रयोग होता है, नॉट अलाउड। वो जीवन मूल्य के आधार पर नहीं है, जीवन दृष्टि के आधार पर नहीं है, धर्मानुकूल होना चाहिए, ये उसका एक ही सूत्र वाक्य है कि वो नॉट अलाउड। भोजन, आपको शास्त्र बताता है भोजन के लिए 4 मापदंड हैं। वह सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए,
सुलभ होना चाहिए। शास्त्र क्या कहेगा? टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा सात्विक, उसके अनुकूल होगा तो पौष्टिक, उसके अनुकूल होगा तो स्वादिष्ट, उसके अनुकूल होगा तो सुलभ। तो चारों चारों का एक साथ आप विनियोग कैसे कर सकते हैं, वह भोजन बनाने वाले की कुशलता है। चारों होना चाहिए। हम भाव जगत में रहते हैं, आस्वाद लेते हैं इंद्रियों से, तो भोजन स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए। इसलिए जीभ की और मन की टॉप प्रायोरिटी स्वादिष्ट होना है। हमारे व्यवहार की टॉप प्रायोरिटी वो सुलभ होना चाहिए। हमारे शास्त्र की आवश्यकता है सात्विक होना चाहिए। पश्चिम के शास्त्र की आवश्यकता है वो पौष्टिक होना चाहिए। जो सात्विक होता है वो पौष्टिक तो होता ही है, परंतु जो पौष्टिक होता है वो नॉट नेसेसरीली सात्विक भी हो। तो ये कौन सिखाते? ये तो व्यवस्था की बात है, ये भौतिक पदार्थों की बात है, ये अन्न की बात है, लेकिन उसको नियमन में रखने वाला शास्त्र है। तो फिर इसमें भी स्वाद तो है, तो स्वादिष्ट बनाओ, विविध प्रकार से बनाओ, नित्य नूतन बनाओ, परंतु ये जो मूल्य है इसका इसका जतन करो। वस्त्रों में विविधता होना चाहिए। भाव जगत को भाव जगत का पोषण करने के लिए वस्त्रों की विविधता है, रंगों की विविधता है, उत्तम गुणवत्ता है, विविध प्रकार की डिजाइन्स हैं, वो सब हैं। परंतु स्थूल जगत की आवश्यकता के लिए वो सूती, सच्चे रेशमी, गरम ऐसे ही होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। भवन में सीमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो पर्यावरण का प्रदूषण करता है और स्वास्थ्य की हानि करता है। फिर वह शास्त्रीय बुद्धि व्यवहार बुद्धि में कन्वर्ट होकर, रूपांतरित होकर, कम पैसे में, कम समय में, कम मेहनत से, कम सामग्री का उपयोग करके अत्यंत सुविधा युक्त, अत्यंत सुंदर, अत्यंत ऐसे टिकाऊ, अत्यंत सस्ते भवन कैसे बनेंगे? ये व्यवहार बुद्धि शास्त्रीय बुद्धि के आधार पर हमें सिखाती है। सड़कें कैसे बनेंगी? तो हमें चलने के लिए, वाहनों को चलने के लिए, पशुओं को चलने के लिए, कीट पतंगों के लिए, पक्षियों के लिए वो हानिकारक नहीं होंगी। ये व्यवहार बुद्धि से सड़क कैसे बनाना, इसके पीछे शास्त्रीय बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से भौतिक जीवन, भाव जीवन और शास्त्र जीवन, तीनों का समन्वय करना, उसमें फिर अभिजात और लोक जीवन, अभिजात जीवन और लोक जीवन इस प्रकार का करना, और फिर हमारे लिए सारे माध्यम उपलब्ध करना। इस प्रकार की समग्रता की दृष्टि हमारे जो ऋषि थे उन्होंने विकसित की थी, उन्होंने स्थापित की थी और उसकी परंपरा भी बनाई थी। तो इतनी सारी बातों का एक साथ विचार करना होता है, और वह कौन करता है? तो वह विचार करना वो शास्त्र का काम है। और फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें रूपांतरण करना, बदल करना, ये इसको ओन करना भी शास्त्र का काम है। बाकी भाव जगत और भौतिक जगत किसकी बात मानेंगे? व्यवहार में किसकी बात मानेंगे? व्यवस्था में किसकी बात मानेंगे? महाजनो येन गतः सपंथाः। सबके सब लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, सबके सब लोग महाजनों की बात मानेंगे। महाजन जैसे करते हैं वैसे करो। तो ये तो सर्वसामान्य लोक लोक के लिए नियम ही है कि वो शास्त्र की कही बात नहीं मानेंगे। हम जिनको बड़े मानते हैं, हमारी जिनके प्रति श्रद्धा है, हमारा जिनके प्रति आदर है, या हमारे जीवन का जो नियंत्रण कर
रहे हैं वे कहते हैं वैसा करो, वे करते हैं वैसा करो। ऐसे ही लोक जीवन चलता है, ऐसे ही अभिजात जीवन भी ऐसे ही चलता है। और इसके लिए जो साहित्य निर्माण करते हैं, जो कलाओं में काम करते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि लोग इनको महाजन मानते हैं, तो फिर महाजनों को, लोगों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए संपूर्ण कला जगत को, मनोरंजन जगत को, साहित्य जगत को शास्त्र के प्रति निष्ठावान होना ये आवश्यक होता है। इसी प्रकार से संपूर्ण भौतिक जीवन को आप ऐसा उसमें भी महाजनों का ही कहा मानते हैं। भाई आजकल तो सब लोग ऐसे सीमेंट कंक्रीट के भवन बनाते हैं, तो हमको भी ऐसा ही बनाना चाहिए। आजकल सब लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो हमको भी ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए। आजकल सब लोग होटल में जाते हैं, तो हमको भी होटल में जाना चाहिए। आजकल सब लोग घर की दादी माँ के वैदिक शास्त्र का कोई भरोसा नहीं करते, सब हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको भी जाना चाहिए। ऐसे गतानुगतिक लोक व्यवहार होता है, जो सब बड़े करते हैं वही करो। तो इसलिए महाजनों की शिक्षा ये एक बहुत बड़ा विभाग होता है। जैसे लोक शिक्षा होता है, ऐसे ही महाजनों की शिक्षा, समाज में जो आदर पात्र हैं, समाज में जो प्रतिष्ठित हैं, समाज में जो बड़े हैं, समाज में वो जो आदर और श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था करना। तो एक हुआ शास्त्र शिक्षा की व्यवस्था करना, एक होता है महाजनों की शिक्षा की व्यवस्था करना, और तीसरा होता है सर्वसामान्य लोक की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसमें ये जो लोक और महाजन हैं, उनकी शिक्षा ही लोकमत परिष्कार है, और उसके माध्यम है ये हम लोकमत परिष्कार के प्रबोधन के जो ग्रंथ हैं, नैतिक शिक्षा के जो ग्रंथ हैं, मूल्य शिक्षा के जो ग्रंथ हैं, कथा कहानियों के जो ग्रंथ हैं, नाटकों और गीतों के जो ग्रंथ हैं, कलाओं की जो सामग्री है, वो सारी इस प्रकार से लोकमत परिष्कार की सामग्री है, और वह महाजनों की और सर्वसामान्य लोक की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ विद्यालयों की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि विद्यालयों में शास्त्र शिक्षा ही दी जाती है। जो भी आज नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन और ये सब दिया जाता है विद्यालयों में, वो विद्यालयों का विषय ही नहीं है। वास्तव में जब पुराने माने 50, 70, 100 वर्ष पहले के प्राथमिक विद्यालय होते थे, गणित और भाषा यही दो विषय होते थे, और कौन से विषय होते। बाकी कुछ वर्षों के बाद फिर पर्यावरण का विषय आ गया, फिर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य का विषय आ गया, फिर अब तो नैतिक शिक्षा का विषय आ गया, फिर योग शिक्षा का विषय आ गया। ये सब अनावश्यक बातें हैं। केवल लेखन वाचन के लिए, माने भाषा और गणित सीखने के लिए विद्यालय में जाना। बड़े विद्यालयों में भी ऐसे ही विषय सिखाए जाते थे। तो इनके लिए विद्यालयों की आवश्यकता ही नहीं होती थी। जो अगर हम व्यावहारिक बनकर विचार करें, तो लिखने पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लिखना पढ़ना ये शास्त्र शिक्षा का प्रारंभ हुआ। भाषा में व्याकरण सिखाना, गीत गवाना, कहानी सुनाना, ये तो भाषा शिक्षा का भावात्मक जगत के साथ संबंध है, इसलिए होता है। और कथा कहानी गीत नाटक, इसके लिए विद्यालय की क्या आवश्यकता है। शास्त्र की ही शिक्षा होती है जब व्याकरण सिखाते हैं, जब गणित सिखाते हैं तो वो शास्त्र की ही शिक्षा होती है, क्योंकि व्यवहार में गणित सीखना, व्यवहार के लिए, इसके लिए तो विद्यालय की आवश्यकता ही नहीं है। इतिहास शिक्षा के लिए विद्यालय की आवश्यकता ही नहीं है।
कथा कहानियों में व्यास जब कथा कहते हैं तब भागवत की कथा, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, इसके लिए विद्यालय की क्या आवश्यकता है? विज्ञान के प्रयोग करना, भौतिक विज्ञान के प्रयोग करना, ये शास्त्र शिक्षा है। इसकी क्या आवश्यकता है? न खेती करने में आवश्यकता, न सुतारी काम करने में आवश्यकता, न कपड़े बुनने में आवश्यकता, न मकान बनाने में आवश्यकता, किसी में भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने शास्त्र शिक्षा का ही प्रचलन कर दिया और इसके लिए विद्यालय अनिवार्य, विद्यालय अनिवार्य ये कहते गए। न शास्त्र आता है, न व्यवहार आता है, न व्यवस्था आती है, न भाव जगत ठीक होता है, न भौतिक जीवन ठीक होता है, और शास्त्र जीवन तो होता ही नहीं है। इसको अनवस्था कहते हैं। ये किसी भी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है, और इसके लिए समय, शक्ति, बुद्धि, पैसा, सब कुछ ऐसे अनाप शनाप खर्च होता है। तो सारे व्यक्तिगत जीवन के भी और राष्ट्र जीवन का भी बजट ही गड़बड़ हो जाता है। पैसा कहाँ खर्च करना पता नहीं, ऐसे अनुपयोगी, निरुपयोगी, अनर्थक खर्चे करने के लिए और उत्पादन करने की या और पैसा जनरेट करने की व्यवस्था करो, इसको अनवस्था कहते हैं। हम तो पुनरुत्थान विद्यापीठ के परिचय का ये सप्ताह चल रहा है, तो पुनरुत्थान विद्यापीठ को इस प्रकार के मूल प्रश्नों पर विचार करना है और इसके अनुसार लोकमत परिष्कार के हमारे ये तप का उपयोग करना है। ज्ञान सागर के ग्रंथ इस धरती पर, इस आधार पर तैयार किए गए हैं। आपने सुना होगा, उसमें बहुत अल्प संख्या में शोध, अनुसंधान, मौलिक चिंतन, अनुभूति के आधार पर चिंतन, इसके लिए उपयोग में आ सके ऐसे ग्रंथ बने हैं। उससे थोड़ा अधिक मात्रा में शास्त्र चिंतन है। मैंने जो सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, जो विचारधारा प्रस्तुत करेंगे, जो प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी करेंगे, इस शास्त्र चिंतन करने वालों के लिए, शास्त्रीय अध्ययन करने वालों के लिए उपयोगी ऐसे ग्रंथ हैं। परंतु सर्वाधिक संख्या 500 से भी अधिक व्यवहार चिंतन के लिए हैं। और व्यवहार चिंतन में ये दोनों बातें आती है, व्यवहार और व्यवस्था में भाव जगत और भौतिक जगत दोनों ही बातें आती हैं। और फिर कुछ मात्रा में केवल प्रबोधन के और प्रेरणा के ग्रंथ हैं। इस प्रकार से हमने ये लोकमत परिष्कार के तप का उपयोग किया है। ज्ञान सागर के ग्रंथों को भी इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और शिक्षा का व्यापक रूप में जब हम विचार करते हैं, जब उसकी व्यवस्था की ओर देखते हैं, तो उसके आज के अनिष्ट भी ध्यान में आते हैं और हमको करना क्या चाहिए ये बातें भी ध्यान में आती है। ऐसे हमारी स्वयं की समझ थोड़ी थोड़ी परिष्कृत होती जाए, ये आवश्यक है। ऐसे पुनरुत्थान विद्यापीठ का विचार और उसके अनुसरण में कार्य चलता है। आज यहीं रुकेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। शांति पाठ, प्रश्न, अभिप्राय। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम
शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम प्रणाम करें। करें। हाँ, प्रणाम। प्रणाम।